चांदनी रात में जब चंद्रमा की रोशनी झील के पानी पर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो सफेद झाग का कोई समंदर हिलोरे मार रहा हो। ये पूरा नजारा हमारे सभी कपल्स को अपनी ओर खींचने वाला था। राज और शीतल वहां सबसे पहले पहुंच गए थे। दोनों ही अपनी अपनी ड्रेसेस में बेहद प्यारे लग रहे थे और दोनों के चेहरे का ग्लो देखने लायक था। आज पहली बार दोनों ने एक साथ इतना लंबा वक्त गुजारा था। एक दूसरे की छुअन, एहसास, आंखों की बेचैनी और दिल की तड़प को दोनों ने आज पहली बार इतने करीब से महसूस किया था। शायद उसी का असर था कि आज दोनों के चेहरों की कांति अपनी एक अलग ही छटा बिखेर रही थी। दोनों वहां लगे एक आरामदायक सोफे पर बैठ गए। शीतल तो वहां के लाइव म्यूजिक में इस कदर खो गई कि उसने बिना सोचे अपने दोनों हाथों से राज की बाह को थाम लिया और अपना सिर बड़े प्यार से उसके मजबूत कंधे पर टिका दिया। शीतल की इस करीबी और उसके परफ्यूम की कशिश भरी खुशबू से राज का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। राज ने अपनी तिरछी नजर से शीतल को देखा और खुद को संभालते हुए गंभीर आवाज में टोकते हुए कहा, सीधी बैठो, सब पहुंचने वाले हैं। शीतल ने राज की तरफ देखा और शरारत से हल्के से मुस्कुराकर बोली, तो आप क्यों इतना शर्मा रहे हैं? यहाँ का माहौल कितना रोमांटिक है और आप है कि। राज ने शीतल की इस बात पर उसे इतने गुस्से से घूरा कि शीतल के शब्द वहीं के वहीं रुक गए। राज ने सख्त लहजे में कहा, चुप क्यों हो गई? आगे बोलो और अपनी बात पूरी करो। शीतल ने झट से राज के कंधे से अपना सिर हटा लिया और बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई। उसने नजरें नीची की और मुंह बनाते हुए बुदबुदाई, कुछ नहीं बोलना, मुझे म्यूजिक सुनने दीजिए। वैसे भी मेरे पसंदीदा सिंगर अरमान मलिक के गाने बज रहे हैं, आप बैठे रहिए ऐसे ही। और उसने धीरे से कहा, सड़ू बनकर। राज ने जब शीतल को इस तरह मुंह बनाते देखा तो वो मुस्कुराया और जैसे ही उसकी कमर में हाथ डालने के लिए आगे बढ़ा तभी छोटी कुशा दौड़ती हुई आई और सीधे शीतल की गोद में चढ़ गई। राज ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा पर इस जल्दबाजी में उसकी कलाई में बंधी घड़ी का कोना शीतल की कमर पर रगड़ खा गया और वहाँ एक स्क्रैच आ गया। शीतल के मुंह से दर्द के मारे एक हल्की सी आह निकल गई। आह! राज एकदम से बेचैन हो गया और घबरा कर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? शीतल ने शांत स्वर में बात को संभालते हुए कहा, पता नहीं, अचानक ऐसा लगा जैसे मेरी कमर में। वो इतना कहकर चुप हो गई क्योंकि वहाँ कुशा मौजूद थी। राज का हाथ फिक्रमंदी से शीतल की कमर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी कुशा ने शीतल को हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। चाची, चाचू, हमारे साथ नीचे चलिए ना, देखिए सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। उसने शीतल का हाथ हिलाते हुए अपनी आंखें मटकाई। चाची, आप तो आज पूरा दिन हमारे साथ रही ही नहीं। हैंडसम, आपको पता है आज हमने जू में बहुत सारे एनिमल्स और प्यारी प्यारी रंग बिरंगी चिड़िया देखी। हमने 2 टाइगर भी देखे जो बहुत जोर से दहाड़ रहे थे। मैं तो डर कर नीशू चाचू की गोद में चिपक गई थी। अब आप दोनों चलिए ना हमारे साथ नीचे। राज ने मुस्कुराकर कुशा को अपनी गोद में उठा लिया और शीतल को देखते हुए कहा, आओ चलो प्रिंसेस। दोनों कुशा को लेकर नीचे गार्डन में बाकी सबके पास पहुंचे। दोनों को एक साथ आते देख वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें इसी खूबसूरत जोड़ी पर ठहर गई। देव, नीलिमा और वर्षा तो दोनों के चेहरों की बदली हुई रौनक को एकटक निहार रहे थे। राज ने जैसे ही कुशा को गोद से नीचे उतारा, अंजलि ने दौड़कर सीधे उसके सीने से खुद को लगा लिया। राज ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भरा और शरारत करते हुए बोला, अंजू, मैं विनोद नहीं हूँ। अंजलि ने राज के सीने से लगे लगे ही दूसरी तरफ से शीतल का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसे भी एक हाथ से गले लगाते हुए कहा, थैंक यू भाभी, आज बहुत दिनों बाद भाई के चेहरे पर ये चमक देखी है और इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है। फिर उसने राज की तरफ देखकर अपनी आंख मारी। भाई भाभी, आप दोनों के चेहरे साफ बता रहे हैं कि प्री वेडिंग शूट में जरूर बड़े बड़े धमाके हुए हैं। उसने नौटंकी करते हुए आगे कहा, भाई मुझे आपकी प्री वेडिंग की पिक्चर्स और वीडियो अभी देखनी है। राज ने मुस्कुराते हुए हल्के से उसके सिर पर हाथ मारा। अपनी इस ओवर इमेजिनेशन को यही स्टॉप कर दो, वरना बड़े पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। बहुत शरारती होती जा रही हो, पता नहीं कैसे झेलेगा तुम्हें विनोद। अंजलि राज से अलग हुई और मुंह बनाते हुए बोली, बात क्यों बदल रहे हैं आप? साफ साफ मना कर दीजिए ना कि नहीं दिखाना, पर बहाने मत बनाइए। राज ने प्यार से उसकी नाक खींचते हुए कहा, तुम सच में एमबीए के लास्ट ईयर में हो? देव यार, ये पास कैसे हो गई? इसकी अकल देखकर तो मुझे लगता है कि जरूर इसने एग्जाम में कुछ घपले किए हैं। अंजलि ने गुस्से में राज का हाथ छोड़ दिया और रूठते हुए बोली, जाइए, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अभी तो शादी भी नहीं हुई और आप इतने बदल गए। आज पहली बार आपने मुझसे कोई बात शेयर नहीं की। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ने लगी, राज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। राज ने गंभीर और बेहद इमोशनल स्वर में कहा, अंजू, आज बोल दिया पर आगे से ऐसा कभी मत बोलना। तुम्हारा ये भाई अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। मेरी दोनों बहनें मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उसने अंजलि को गले से लगाते हुए प्यार से समझाया, बच्चा, अभी शाम को 5 बजे तो टीम फ्री होकर गई है। इतनी जल्दी वो डेटा कैसे भेजेंगे? मुझे जैसे ही वीडियो और पिक्स मिलेंगे, प्रॉमिस मैं सबसे पहले तुम्हें ही दिखाऊंगा। अंजलि ये सुनते ही चहक उठी। लव यू भाई, थैंक यू सो मच। शीतल मुस्कुराकर भाई बहन के इस असीम प्यार को देखने लगी और सब उनकी नौटंकी देखकर जोर से हंस पड़े। उधर कुशा विनोद की गोद में चढ़ी हुई थी। उसने विनोद के कान के पास अपना मुंह किया और धीरे से फुसफुसाकर बोली, होने वाले फूफा जी, मेरी अंजू बुआ तो बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसी बच्ची है। अगर कभी आपको तंग करे या आपके साथ बहुत सारी शरारतें करे तो आप क्या करोगे? उन्हें डांटोगी तो नहीं ना? विनोद ने दिल खोलकर मुस्कुराते हुए कुशा के नन्हे गालों को चूमा और बेहद प्यार से बोला, प्रिंसेस, मुझे ना बच्चे बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं तुम्हारी बुआ से शादी कर रहा हूँ। कुशा विनोद की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी।
फूफा जी, बच्चों से शादी नहीं करते, आप अपने लिए कोई बड़ी सी लड़की ढूंढ लीजिए। विनोद ने उसके कान में धीरे से कहा, प्रिंसेस, मुझे ना सिर्फ तुम्हारी बुआ ही पसंद है, इसलिए मैं उनसे ही शादी करूंगा। वो मेरे पास आ जाएंगी ना तो मैं उन्हें बड़ा बना दूंगा, फिर ठीक है? कुशा खुश होकर बोली। हाँ फूफा जी, फिर ठीक रहेगा। तभी नीलिमा और वर्षा मुस्कुराती हुई शीतल के पास आई। वर्षा ने शरारत से नौटंकी करते हुए देव की तरफ देखा और शीतल से बोली, जीजू, इन दोनों के चेहरे गौर से देखिए, आपको इनके चेहरे देखकर क्या आभास हो रहा है? देव मुस्कुराया और राज के कंधे पर हाथ रखकर चुटकी ली। वर्षा, दोनों के चेहरे देखकर लग रहा है कि शूट बिल्कुल धमाकेदार रहा। फिर उसने राज के कान में धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, इसे एक बार करीब से महसूस कर ले, सब कुछ भूल जाएगा। बताना आज पूरा दिन क्या क्या हुआ? राज ने देव को घूरकर सख्त लहजे में कहा, तू और वर्षा थोड़ा कम बोलो, देख उसकी तरफ, तुम्हारी हरकतों की वजह से उसकी नजरें ही ऊपर नहीं हो रही है। कितना एम्बेरस फील हो रहा है उसे। देव ने आंख मारते हुए कहा, अब एम्बेरस भी फील हो रहा है? पूरा दिन एक साथ दोनों ने क्या क्या धमाके किए, तब दोनों को कुछ नहीं हुआ? फिर उन्होंने राज को साइड हक किया और थोड़े भावुक होकर बोला, बट मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। सगाई के बाद से आज मैंने पहली बार तुम दोनों की आंखों में ऐसी चमक और चेहरे पर ये खुशी देखी है। राज ने शीतल को देखा और गंभीर स्वर में बोला, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ देव। देव ने उसके कंधे थपथपाए। तेरी कोशिश आज उसके चेहरे पर साफ दिख रही है यार, उसके चेहरे का नूर बहुत कुछ बयां कर रहा है। चल आजा, अब ऊपर चलते हैं, मैनेजर ने रूफटॉप पर डिनर का अरेंजमेंट करवा रखा है। देव ने पीछे मुड़कर सबको आवाज दी, चलिए सब, पहले डिनर करते हैं, बाकी मस्ती बाद में। इतना कहकर वो राज के साथ ऊपर आ गया। रूफटॉप का खूबसूरत नजारा देखकर वर्षा और अंजलि तो खुश हो गई। अंजलि ने विनोद का हाथ पकड़कर हल्के से दबाया और फुसफुसाई, सर कुछ सीखिए मेरे भाइयों से, कितने रोमांटिक है। एक आप हैं जो मुझे अपना रूम भी शेयर करने नहीं दे रहे हैं। विनोद ने तुरंत अंजलि को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसकी ओर झुकते हुए धीमी आवाज में कहा, शादी से पहले ही मेरा सारा रोमांस देखना है क्या? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी रेडी टुनाइट। मैं निशु को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता हूँ, फिर तुम्हें अपना रोमांस दिखाता हूँ। विनोद की इन बातों से अंजलि के पूरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। उसने झटके से विनोद का हाथ अपनी कमर से हटाया, उसे एक तीखी नजर से देखा और शर्माकर सेजल के पास भाग गई। विनोद उसकी इस हरकत पर धीमे से मुस्कुरा दिया। कुशा ने अंजलि को भागते देख धीरे से पूछा, फूफा जी, बुआ क्यों भाग गई? विनोद ने मुस्कुराकर उसे संभाला, कुछ नहीं बच्चा, उन्हें आपकी सेजल चाची से कुछ काम था ना, इसलिए चली गई। चलो हम वहाँ चलते हैं जहाँ म्यूजिक बज रहा है। इतना कहकर वो कुशा को लेकर सोफे पर बैठ गया, जहाँ रोशनी पहले से बैठी हुई थी। रोशनी ने विनोद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, विनो, इट्स अमेजिंग, राजस्थान इतना ब्यूटीफुल होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, दी, आपने तो अभी सिर्फ एक जगह देखी है, कल जब आप माउंट आबू देखेंगी तब बताइएगा। उसने रोशनी का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आप ठीक तो हो ना दी? अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही हो? रोशनी मुस्कुराई, पागल है क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो मैंने इस नटखट कुशा के साथ बहुत मस्ती की। फिर उसने शरारत से पूछा, तू खुश है ना अपनी एंग्री बर्ड के साथ? विनोद ने मुस्कुराकर कहा, दी, ये 2 दिन मेरी लाइफ के सबसे खूबसूरत दिन होने वाले हैं। इतना प्यार करने वाला परिवार मुझे मेरी एंग्री बर्ड की वजह से ही मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसने रोशनी को देखा और शांत स्वर में बोला, बस अब गॉड से यही प्रे करता हूँ कि आपकी लाइफ में भी जल्दी से कोई ऐसा आए जो आपको टूट कर चाहे। विनोद के इतना कहते ही रोशनी की निगाहें अनजाने में ही निशांत की तरफ घूम गई। विनोद ने रोशनी की नजरों का पीछा किया और उसे सब समझ में आ गया। उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब मेरा शक सही है, दी निशांत को पसंद करने लगी है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स छुपा क्यों रही है? दी के लिए निशांत बेस्ट है और मुझे लगता है कि वो भी दी को चाहता है। फिर दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है? मुझे इस बारे में देव भाई और राज से बात करनी पड़ेगी। तभी राज की आवाज उसके कानों में पड़ी, विनोद यार, तुम्हारी अंजू तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हें तो पता है ना उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। रोशनी, कुशा को लेकर जल्दी आओ सब। रोशनी मुस्कुराकर उठती हुई बोली, जल्दी चल वीनू, नहीं तो तेरी एंग्री बर्ड मुझसे ही नाराज हो जाएगी। वो कुशा की उंगली पकड़कर आगे बढ़ गई। डिनर टेबल पर सभी अपने अपने पार्टनर के साथ बैठ चुके थे। कुशा ने जल्दी से रोशनी का हाथ छोड़ा और राज की तरफ भागकर उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। अब वहाँ सिर्फ 2 चेयर्स खाली बची थी, एक अंजलि के पास और दूसरी निशांत के पास। रोशनी ने नजरें उठाकर निशांत की तरफ देखा, जो इस समय अपने मोबाइल में कोई बिजनेस आर्टिकल पढ़ने में बिजी था। इतने में विनोद भी वहाँ पहुंचा। रोशनी और खाली चेयर्स को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसने अंजलि की तरफ देखा, जो उसे इशारे से अपने पास बुला रही थी। देव और राज दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की नजरें सामने ही टिकी हुई थी। विनोद जैसे ही निशांत की तरफ बैठने लगा, देव ने मुस्कुराकर उसे टोका, विनोद, तुम तो अंजू के पास बैठो यार। विनोद ने रोशनी की तरफ देखा। रोशनी ने चुपचाप अपनी चेयर खींची और वो निशांत के बगल में बैठ गई। निशांत ने एक तिरछी नजर रोशनी पर डाली और वापस अपने मोबाइल में बिजी हो गया। भरत ने निशांत को इस तरह देखा और सख्त लहजे में बोला, निशु, पूरी फैमिली साथ में है और तुम मोबाइल में लगे हुए हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि ये फैमिली ट्रिप है? हम सब यहाँ अपना बिजनेस स्ट्रेस दूर करके एंजॉय करने आए हैं। मोबाइल ऑफ करके साइड में रखो। रोशनी, इसका मोबाइल इधर देना तो। देव, आज पूरा दिन इसने मोबाइल पर ही बिताया है। भरत के कहने पर सबकी नजरें निशांत पर आकर रुक गई। निशांत ने सबको अपनी ओर देखते पाया और शांत स्वर में बोला, सॉरी भाई, वो FDI पर एक आर्टिकल छपा था, बस उसी को रीड कर रहा था। उसने अपना मोबाइल ऑफ किया और टेबल पर रख दिया। भरत मुस्कुराया, हमें यहाँ कुशा का नौटंकी और नटखट चाचू चाहिए,
सीरियस बिजनेसमैन नहीं। क्यों प्रिंसेस? कुशा ने अपनी आंखें मटकाई। यस पापा। चाचू जल्दी जल्दी डिनर करिए, फिर हम खूब सारी मस्ती करेंगे। निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो मुझे छोड़कर अपने हैंडसम के पास चली गई। आप मेरी पार्टनर है ना, तो जल्दी से मेरे पास आइए। उसने राज की ओर देखकर शरारत से कहा, भाई आप भाभी के साथ डिनर करिए, एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाइए। इतने रोमांटिक माहौल को क्यों स्पॉइल कर रहे हो? कुशा को मेरे पास भेज दो। कुशा ने नौटंकी करते हुए कहा। चाचू आप थोड़ी देर के लिए रोशनी आंटी को अपनी पार्टनर बना लीजिए, हमें तो हमारी एंजल और हैंडसम के साथ रहना है। कुशा के इतना बोलते ही रोशनी की नजरें झटके से निशांत की ओर उठ गई। निशांत ने अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए हल्के से मुस्कुराकर कहा, प्रिंसेस आपके निशु चाचू को आपके अलावा कोई और पार्टनर सूट नहीं करता। उसने राज की तरफ देखा, अब आपके हैंडसम के जैसे सीधा अपने लिए लाइफ पार्टनर ही ढूंढूंगा। भरत मुस्कुराया, हाँ यार देव, निशु सही कह रहा है। सभी कपल्स अपने आप में बिजी हो जाते हैं और हर बार यही अकेला पड़ जाता है। अब अंकल को बोलो कि इसके लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले। इसी बीच वेटर आया और सबके सामने खाने की प्लेट्स लगाने लगा। देव ने वेटर से कहा, प्लीज सभी कपल्स हैं तो आप दो लोगों के बीच एक ही प्लेट लगाइए। फिर देव ने हल्के से मुस्कुराकर भरत से कहा, भाई मेरी नजर में हमारे निशु के लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। निशांत ने मुस्कुराते हुए बात काटी, आप लोग सब अपना डिनर कीजिए, मुझे अभी इन बंधनों में नहीं बंधना। राज ने देव की ओर देखा, बता यार तू किसके बारे में बात कर रहा है? देव ने निशांत के चेहरे के हाव भाव को गौर से देखते हुए कहा, भाई निशु के लिए अपनी अंकिता कैसी रहेगी? निशांत ने हैरानी से देव की तरफ देखा। वही देव की बात सुनकर रोशनी के दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई। निशांत ने शांत स्वर में कहा, भाई मुझे कोई डॉक्टर लड़की नहीं चाहिए, और वैसे भी अंकिता में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। राज ने शांत होकर पूछा, फिर तू ही बता दे तुझे किसमें इंटरेस्ट है? निशांत ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई अभी तक कोई ऐसी मिली नहीं, जब मिल जाएगी तो आपको जरूर बताऊंगा। इतने में वेटर निशांत और रोशनी के बीच एक ही प्लेट रखने लगा। निशांत ने तुरंत वेटर को रोकते हुए कहा, वी आर नॉट अ कपल, सो पुट अ सेपरेट प्लेट। वेटर ने धीरे से कहा, सॉरी सर। उसने रोशनी के आगे एक अलग प्लेट रख दी। निशांत के इस बर्ताव से रोशनी की बेचैनी और बढ़ गई। वहां बैठी कई जोड़ी निगाहें उन दोनों को ही नोटिस कर रही थी। देव ने सभी के लिए आज उदयपुर के फेमस नटराज डाइनिंग हॉल की थाली का ऑर्डर मैनेजर को दे रखा था। वेटर सभी की प्लेट्स में खाना सर्व करने लगे। देव इस समय सेजल की कमर में हाथ डालकर बैठा था और अपनी उंगलियों को उसकी खुली कमर पर हल्के से चला रहा था। देव की इस छुअन से सेजल बार बार सिमट रही थी। देव ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए शरारत से पूछा, सेजल क्या हुआ, आप मुझे खाना नहीं खिलाएंगी? सेजल ने देव की ओर देखा और फुसफुसाई, आप मुझे परेशान करना बंद करिए, नहीं तो मैं नहीं खिलाऊंगी। आपको अपने हाथों से ही खाना पड़ेगा फिर। राज ने देव की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाया, कमीने क्यों परेशान कर रहा है उसे? खाना तो चैन से खाने दे, रूम में जाकर जितना मर्जी रोमांस कर लेना, हाथ हटा उसकी कमर से। देव ने घुरकर राज को देखा और दबी आवाज में पलटवार किया, साले खुद से तो कुछ होता नहीं है, कम से कम मुझे तो रोमांस करने दे। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए आगे कहा, मेरा ये सेकंड हनीमून है और हनीमून पर क्या करते हैं ये शायद तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुन, मेरे हाथों पर नजर मत जमा, अपने हाथों का इस्तेमाल कर, मेरी साली पर ध्यान दे और मुझे मेरा काम करने दे। इतना कहकर देव वापस सेजल की तरफ मुड़ गया। देव और राज की ये बातें शीतल के कानों में पड़ गई थी। वो दोनों को इस तरह बात करते देख हैरान रह गई और शर्म के मारे उसकी नजरें तुरंत झुक गई। दूसरी तरफ वर्षा और शौर्य अपने में ही मस्त होकर एक दूसरे को प्यार से खाना खिला रहे थे। वही अंजलि तो विनोद को अपनी बातों से पूरी तरह पागल किए हुए थी। आज तो भरत और नीलिमा भी दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए हुए थे और प्यार से डिनर एंजॉय कर रहे थे। बस रोशनी और निशांत ही थे जो बिल्कुल चुपचाप अपना अपना डिनर करने में बिजी थे। राज ने शीतल की प्लेट की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया क्या? अगर नहीं आया तो कुछ और ऑर्डर करो। शीतल ने राज की आंखों में देखते हुए कहा, आपको ऐसा क्यों लगा, मैं खा तो रही हूँ। राज ने चम्मच में दाल चावल लिया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, फिर चिड़िया की तरह थोड़ा थोड़ा क्यों खा रही हो, मुंह खोलो। शीतल ने झट से राज का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए दाल चावल खा लिया। फिर उसने भी चम्मच ली और राज को अपने हाथों से खिलाने लगी। ये देखकर भरत ने धीरे से नीलिमा से कहा, नीलू पापा का फैसला बिल्कुल सही था। आज इन दोनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इनके बीच भी प्यार हो जाएगा। नीलिमा ने भरत को एक बाइट खिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्यार सिर्फ राज भैया को होना बाकी है। शीतल तो देव भाई की सगाई वाले दिन जब पहली बार भैया से टकराई थी, उसी दिन उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। वो राज भैया को बहुत चाहती है। भरत ने आश्चर्य से नीलिमा की तरफ देखा, तुम सच कह रही हो नीलू? नीलिमा मुस्कुराई, क्या आपने कभी उसकी आंखों में भैया के लिए वो बेपनाह प्यार नहीं देखा? और भरत, आज राज भैया को देखकर भी लग रहा है कि वो दिल से इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। पापा का डिसीजन सच में बेस्ट है। तभी अचानक खाना खाते खाते निशांत को जोर का ठसका लगा। खांसते खांसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देख रोशनी बेचैन होकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने तुरंत पानी का ग्लास निशांत की तरफ बढ़ाया और उसके हाथ से चम्मच लेते हुए शांत स्वर में बोली, पहले पानी पीजिए आप। निशांत ने रोशनी के हाथ से पानी का ग्लास लिया और एक सांस में पी गया। उसने ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, थैंक्स, बैठ जाइए। रोशनी ने टेबल से टिश्यू पेपर उठाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले आप अपना फेस साफ कीजिए और फिर थोड़ा सा और पानी पीकर खाना शुरू कीजिएगा। निशांत ने उसके हाथ से टिश्यू लिया और सख्त आवाज में बोला, मैंने कहा ना बैठ जाइए। ठीक हूँ मैं, आप अपना खाना खाइए।
वहाँ मौजूद सब लोग चुपचाप अपना खाना खाते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। अंजलि ने तो घबराहट में विनोद का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोशनी बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गई और खाना खाने लगी। डिनर खत्म करने के बाद सभी लोग वहाँ लगे सोफे पर जाकर बैठ गए। देव ने सेजल को कंधों से पकड़कर अपने से सटाकर बैठा रखा था। वही वर्षा बड़े सुकून से शौर्य के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। अंजलि भी विनोद का हाथ थामे उसके बगल में बैठी थी और भरत और नीलिमा एक साथ बैठे थे। निशांत इन सबसे दूर जाकर सबसे पीछे वाले सोफे पर बैठ गया। उसे अकेला देखकर कुशा दौड़कर उसके पास चली गई। इतने में रोशनी भी आई और निशांत के साइड वाले सोफे पर बैठ गई। राज और शीतल सबके बीच वाले सोफे पर बैठे थे। शीतल मंत्रमुग्ध होकर लाइट म्यूजिक का आनंद ले रही थी कि तभी राज ने धीरे से नीचे उसका हाथ थाम लिया। शीतल ने नजरें उठाकर राज को देखा और प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। तभी म्यूजिकल बैंड से एक लड़का उनके पास आया और विनम्र स्वर में बोला, हे गाइस, गुड इवनिंग, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर इफ यू डोंट माइंड, आप सारे कपल्स प्लीज फ्लोर पर आकर डांस करिए। देव और सेजल ने एक दूसरे को देखा और खड़े होते हुए बोले, भाई आइए सब, वर्षा, शौर्य, बच्चा, कम ऑन। देखते ही देखते सभी कपल्स खड़े हो गए। बस रोशनी, निशांत और हमारे राज, शीतल ही अपने जगह बैठे रहे। देव ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए टोकना शुरू किया, राज, शीतल, तुम दोनों को क्या स्पेशल अटेंशन चाहिए? राज ने शीतल की ओर देखा और पूछा, तुम्हें आज डांस नहीं करना? शीतल ने धीरे से अपनी पलकें उठाई और शर्माते हुए पूछा, आप करेंगे मेरे साथ? राज ने सख्त लहजे में कहा, मेरे साथ का क्या मतलब? तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है क्या जिसके साथ मैं डांस करूंगा? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो। शीतल अपनी साड़ी के पल्ले को संभालते हुए खड़ी हुई। राज ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे मुड़कर रोशनी और निशांत से कहा, रोशनी, निशु, तुम दोनों भी आ जाओ यार, सब फैमिली ही तो है। निशांत ने मना करते हुए कहा, भाई प्लीज। देव ने जोर से आवाज दी, रोशनी, निशु, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, जल्दी आओ दोनों। कुशा, प्रिंसेस, तुम भी आ जाओ। कुशा भी ये सुनते ही दौड़कर डांस फ्लोर पर पहुंच गई। सभी कपल्स एक दूसरे का हाथ थामकर डांस के लिए रेडी हो गए। तभी म्यूजिकल बैंड वाले लड़के ने माइक हाथ में लिया और अनाउंस किया, गाइज, आज यहाँ पेपर डांस होगा। हम इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करेंगे और आप सबको एक पेपर शीट पर खड़े होकर डांस करना होगा। जैसे ही हमारा म्यूजिक रुकेगा, आपके पेपर को एक स्टेप फोल्ड करके छोटा कर दिया जाएगा। जो भी कपल पेपर के बाहर फ्लोर को टच करेगा वो गेम से आउट हो जाएगा। पेपर धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और जो लास्ट तक पेपर पर बैलेंस बनाकर डांस करेगा वो विनर होगा। उसे हमारे म्यूजिकल बैंड और रिजॉर्ट की तरफ से मोस्ट रोमांटिक कपल की ट्रॉफी दी जाएगी। ये सुनकर अंजलि ने विनोद की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वाओ, इन्होंने तो हमारी इस ट्रिप को और भी रोमांटिक बना दिया। पूरे दिन से आपने मुझे गले नहीं लगाया था, बट इस डांस के जरिए मुझे अच्छा मौका मिल गया है। अब मैं जितनी मर्जी उतनी देर आपके गले से लगकर खड़ी रहूंगी। विनोद ने शरारत से उसकी ओर झुककर कहा, तुम सिर्फ मेरे गले लगना चाहती हो? मैं तो रात भर तुम्हारी इच्छा पूरी करने की सोच रहा था। अंजलि शर्माकर अपनी नजरें नीची कर लेती है और इतने में ही म्यूजिक स्टार्ट होता है। रोशनी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। निशांत उसे एक नजर देखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सभी कपल्स डांस कर रहे थे और नन्ही कुशा फ्लोर पर खड़ी आंखों में ढेर सारी खुशी लिए सबको देख रही थी। थोड़ी देर में म्यूजिक स्टॉप होता है और पेपर को एक फोल्ड कर दिया जाता है। अब सभी कपल्स को थोड़ा और नजदीक आना था। देव, सेजल, भरत, नीलिमा, विनोद, अंजलि और शौर्य, वर्षा तो एक दूसरे में खोकर डांस कर रहे थे। इधर जैसे ही निशांत रोशनी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करता है, रोशनी पूरी तरह सकपका जाती है। वो डिसबैलेंस होने ही वाली थी कि निशांत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने और नजदीक खींच लेता है। रोशनी सीधा निशांत के मजबूत सीने से जा लगती है। अब रोशनी के दोनों हाथ निशांत के कंधों पर थे और निशांत ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। विनोद और देव दोनों की निगाहें इस समय सिर्फ निशांत और रोशनी पर ही टिकी हुई थी। दूसरी ओर राज और शीतल के पेपर फोल्ड होते ही शीतल की नजरें राज से टकरा जाती है। राज अपना एक हाथ जैसे शीतल की कमर पर रखता है, शीतल की आंखें दर्द के कारण बंद होने लगती है। शीतल की कमर पर हाथ रखते ही राज को वहाँ त्वचा पर कुछ उभरा सा महसूस होता है और वो पल भर में सब समझ जाता है कि उसकी घड़ी से शीतल को स्क्रैच लगा है। राज धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर उसी उभरी वाली जगह पर रखता है जिससे शीतल की कपकपी छूटने लगती है। राज शीतल को एकटक देखते हुए पूछता है, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इस तरह कांप रही हो? अगर मेरी नजदीकी से तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो चलो हम वहाँ जाकर बैठते हैं। शीतल राज के सीने पर अपने दोनों हाथ रखती है और थोड़ा सा उसके और करीब आकर राज को देखकर बोलती है, मुझे आपके साथ डांस करना है। शीतल की इतनी करीबी से राज की धड़कनें भी तेजी से बढ़ने लगती है। इतने में ही दोबारा म्यूजिक स्टॉप होता है। अब सभी कपल्स अपने पेपर को एक बार फिर फोल्ड करते हैं। अब की बार पेपर का साइज काफी छोटा हो गया था जिससे सभी कपल्स को एक दूसरे के बेहद क्लोज होना था। जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होता है, देव सेजल की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे खुद से चिपका लेता है। वही सेजल भी देव के बिल्कुल करीब आकर अपनी दोनों बाहें देव के गले में डाल देती है। भरत नीलिमा को पकड़कर अपने नजदीक करता है। तभी नीलिमा का पैर उसकी साड़ी में उलझ जाता है और उसका पैर पेपर के बाहर फर्श पर पड़ जाता है। इस तरह वे दोनों गेम से बाहर हो जाते हैं। भरत तुरंत अपने कान पकड़कर बोलता है, सॉरी नीलू। नीलिमा मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, आइए हम आराम से बैठकर इन सबकी केमिस्ट्री देखते हैं। वर्षा और शौर्य तो आज काफी नजदीक होकर डांस कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर देव ने सेजल से कहा, जान जरा अपनी नजरें उधर घुमाइए, ये आपके भाई साहब ही है ना? शौर्य इतना रोमांटिक है, आई कांट बिलीव। मैं तो सोचता था कि हमारी तूफान मेल इसे रोमांस करना सिखाएगी, पर डॉक्टर साहब तो बड़े फास्ट निकले।
सेजल ने देव को देखकर शरारत से कहा, अपने जीजू से ही तो रोमांस करना सीखा है मेरे भाई ने। देव सेजल को गले से लगाता है और उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाता है, आप चलिए रूम में, आज रात अगर आपको शिमला की याद नहीं दिलाती तो कहिएगा। सेजल शर्माकर देव के गले लग जाती है, पर इसी चक्कर में उसका पैर भी पेपर के बाहर आ जाता है और वो दोनों भी गेम से बाहर हो जाते हैं। म्यूजिक फिर रुकता है और अब पेपर को थोड़ा और फोल्ड कर दिया जाता है। शौर्य तुरंत वर्षा को अपने पैरों पर खड़ा करके उसे अपने सीने से लगा लेता है। वहीं अंजलि भी जल्दी से अपनी सैंडल्स उतारती है और विनोद के दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है। वो अपने दोनों हाथों से विनोद की कमर को पकड़कर उसके सीने से चिपक जाती है और विनोद भी अंजलि को अपने सीने से सटा लेता है। दूसरी तरफ निशांत जैसे ही रोशनी को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करता है, रोशनी एकदम से सिहर जाती है और घबराकर पेपर से बाहर की तरफ आ जाती है। निशांत रोशनी को देखकर शांत स्वर में कहता है, इट्स ओके, आइए बैठते हैं। वो दोनों आकर देव और सेजल के पास बैठ जाते हैं। इधर राज शीतल को सैंडल उतारने का इशारा करता है। शीतल थोड़ा अचकचाते हुए अपनी सैंडल उतारती है। राज उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर कहता है, चलो भाभी के पास चलकर बैठते हैं। पर शीतल राज का हाथ पकड़कर बोलती है, मैं ठीक हूँ, आइए। शीतल अपने दोनों पैर जैसे ही राज के पैरों पर रखती है, राज उसे कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब खींच लेता है। राज के इस तरह छूने से शीतल बुरी तरह कांप उठती है। दोनों को इस पोजीशन में देखकर देव और नीलिमा मुंह खोले एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। इस समय शीतल और राज दोनों ही काफी असहज महसूस कर रहे थे। घबराहट के कारण शीतल का पैर राज के पैर पर से स्लिप हो जाता है और वो दोनों भी गेम के बाहर हो जाते हैं। अब मैदान में सिर्फ शौर्य, वर्षा और विनोद अंजलि बचे थे, जो पूरी तरह एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। म्यूजिक बंद होता है और पेपर को आखिरी बार फोल्ड किया जाता है। अब पेपर पर सिर्फ एक इंसान के ही खड़े होने की जगह बची थी। शौर्य शरारत से वर्षा की आंखों में देखता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वही विनोद भी मुस्कुराकर अंजलि को अपनी गोद में उठा लेता है। शौर्य के इस तरह सबके सामने उठाने से वर्षा को बहुत शर्म आ जाती है। वो शौर्य की ओर नजरें उठाकर धीरे से कहती है, प्लीज शौर्य, मुझे नीचे उतार दीजिए प्लीज। शौर्य उसकी आंखों में झांकते हुए पूछता है, क्या हुआ मेरी तूफान में? वर्षा शौर्य की ओर बेचैन नजरों से देखती है, जिससे शौर्य का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वर्षा को लेकर सीधा पेपर से बाहर हो जाता है। सबके बाहर होने के बाद भी हमारे विनोद और अंजलि एक दूसरे में खोए हुए गोद में ही डांस की मुद्रा में रहे। ये देखकर सब खड़े हो जाते हैं और दोनों के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर दोनों को होश आता है। विनोद झट से अंजलि को अपनी गोद से नीचे उतारता है। अंजलि शर्मा कर वापस विनोद के गले लग जाती है। विनोद और अंजलि इस कपल डांस के विनर बन जाते हैं। म्यूजिकल बैंड दोनों को एक खूबसूरत ट्रॉफी, लाल गुलाब के फूलों का बुके और एक कैडबरी चॉकलेट का बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर देता है। अंजलि इतनी खुश हो जाती है कि वो सबके सामने विनोद के गालों को चूम लेती है। अंजलि की इस अचानक हरकत से विनोद पूरी तरह हैरान रह जाता है। बाकी सभी आंखें फाड़े अंजलि को देखने लगते हैं। ये देखकर राज धीरे से देव के कान में कहता है, देव, ये लड़की तुझसे भी आगे जाएगी। बेचारा विनोद कैसे झेलेगा इस नौटंकी को। अंजलि दौड़कर देव और राज के गले लग गई और चहकते हुए बोली, भाई देखिए, मैं जीत गई। देव ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। अंजू बच्चा, वो सब तो ठीक है, बट सबके सामने तो बेचारे विनोद को बख्श देती। देख, उसका चेहरा शर्म के मारे कैसे लाल हो रहा है। अंजलि ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। भाई वो मैं खुशी के मारे खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, सॉरी। इतना कहकर वो दोबारा देव के गले लग गई और चोरी से विनोद की तरफ देखकर एक हाथ से अपना कान पकड़ते हुए अपनी आंख मार दी। विनोद अंजलि की इस अदा और मासूमियत को देखकर पूरी तरह भाव विभोर हो गया। तभी भरत ने मुस्कुराते हुए पूछा, देव, अब क्या इरादा है? यही रुकना है या फिर नीचे चले? देव ने एक हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, भाई अभी तो रात के 11 ही बजे हैं, सब साथ हैं, तो थोड़ी देर और एंजॉय करते हैं। आइए बैठिए। देव के कहते ही सब लोग वापस अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद म्यूजिकल बैंड में से एक लड़का राज और शीतल के पास आया और बेहद तमीज से पूछा, सर, यू आर अ न्यूली मैरिड कपल राइट? राज अपनी जगह से खड़ा हुआ और हल्की मुस्कान के साथ बोला, नो, 1 महीने बाद है शादी। लड़के ने राज से हाथ मिलाया। ओह, कांग्रेचुलेशन सर। फिर उसने शीतल की तरफ देखा। सर, इज दिस योर अरेंज मैरिज? राज ने शीतल को भी अपने साथ खड़ा किया और कहा, यस। लड़का उत्साहित होकर बोला, सर, मैम, आप दोनों इस रोमांटिक माहौल में अपने दिल की फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करके इस रात को और इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए यादगार बना सकते हैं। राज ने थोड़ा हिचकिचाते हुए शीतल की तरफ देखा और कहा, मुझे ये सब करना नहीं आता, सो सॉरी। लड़के ने हार नहीं मानी और शीतल से रिक्वेस्ट की, मैम प्लीज, क्या आप सर के लिए कुछ स्पेशल करना चाहेंगी? ये सुनकर वर्षा तुरंत खड़ी हुई और शीतल के पास जाकर धीरे से फुसफुसाई, शीतल, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जीजू को अपने दिल के प्यार का एहसास करा दे। देव, नीलिमा और भरत भी शीतल की तरफ देखकर उसे चेयर अप करने लगे। भरत ने मुस्कुराते हुए बढ़ावा दिया, शीतल, तुम तो ऑलराउंडर हो, जाओ और इस जाती हुई खुशनुमा रात से कुछ हसीन पल चुरा लो, गो। शीतल ने गहरी नजर राज पर डाली। लड़के ने मुस्कुराते हुए राज से कहा, सर, मैम इतने प्यार से आपकी परमिशन का वेट कर रही है, प्लीज हाँ कह दीजिए। राज ने शीतल की आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैंने इसे रोका नहीं है, जाओ। इतना कहकर राज वापस सोफे पर बैठ गया। अंजलि और विनोद आकर राज के पास ही बैठ गए। उधर निशांत और रोशनी भी पीछे से घूमकर भरत और नीलिमा वाली साइड जाकर बैठ गए। अब वहाँ मौजूद हर कोई बेहद उत्सुक था ये देखने के लिए कि शीतल राज के लिए अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करती है।
अंजलि ने राज की बाह को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई भाभी क्या करने वाली है? राज ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता। शीतल आगे बढ़कर स्टेज फ्लोर पर गई। उसने म्यूजिकल बैंड के लड़कों को अपना मोबाइल कैरियोके ट्रैक अटैच करने के लिए दिया। जैसे ही ट्रैक सेट हुआ, उसने अपनी नजरें सीधे राज पर टिका दी। शीतल ने माइक हाथ में लिया और अपनी आंखें धीरे से बंद कर गाना शुरू कर दिया। शीतल की सुरीली आवाज में गाए गए दर्द भरे और एहसास से भरे गाने को सुनकर वर्षा की आंखें नम हो गई। उसने भावुक होकर शौर्य का हाथ थामा और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। शौर्य ने वर्षा को अपनी बाहों में समेटा और बेहद इमोशनल होकर फुसफुसाया, छोटी राज को इतना चाहती है। थैंक्स वर्षा, अगर उस दिन तुमने मुझे ये सब नहीं बताया होता तो ये पागल लड़की अपनी खुशियों को अपने मन में ही मार लेती। उसने प्यार से वर्षा का सिर चूम लिया। वर्षा ने मुस्कुराकर कहा, शौर्य, आपकी छोटी की मोहब्बत राज के लिए सच में अनोखी है। इधर अंजलि लगातार राज को एकटक निहारे जा रही थी। राज ने उसके गाल को हल्के से छुआ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अंजलि मुस्कुराई। भाई देख लीजिए, आप भी किसी के लिए इतने खास बन गए हैं। भाभी की लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, वो किस हद तक आपको चाहती है, आज देख लीजिए। राज उसकी बात सुनकर बस हल्के से मुस्कुरा दिया। जैसे ही शीतल का गाना खत्म हुआ, नन्ही खुशा दौड़कर उसके पास चली गई। भरत और नीलिमा मुस्कुराते हुए राज के पास आए। नीलिमा ने चुटकी ली, देवर जी, हमारी देवरानी जी ने तो बाजी मार ली, अब आपकी बारी है। राज का स्वर गंभीर हो गया। भाभी, आप तो जानती हैं, मुझसे ये सब नहीं होगा। भरत ने राज के कंधे पर हाथ रखा। कोशिश करो राज, इस बच्ची ने आज सबके सामने तुमसे अपनी फीलिंग शेयर की है। क्या उसके सवालों के जवाब हमेशा अधूरे ही रहेंगे? राज ने अधीर होकर कहा, भाई आप जो चाहते हैं वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, प्लीज सॉरी। स्टेज पर घुटनों के बल बैठी शीतल कुशा के साथ मस्ती तो कर रही थी, पर उसकी नजरें राज पर ही टिकी थी। इसी बीच म्यूजिकल बैंड का वही लड़का राज के पास आया। सर प्लीज 2 मिनट के लिए आइए। राज ने सख्त लहजे में कहा, यही बताइए क्या काम है? लड़के ने फिर रिक्वेस्ट की, सर प्लीज। देव ने राज की पीठ थपथपाई, जाओ राज। राज ने सब पर एक नजर डाली और शीतल की तरफ बढ़ गया। राज को आते देख शीतल कुशा को गोद में लेकर खड़ी हो गई। लड़के ने दोनों से फ्लोर पर आने की रिक्वेस्ट की। जैसे ही दोनों स्टेज के बीचों बीच पहुंचे, बैंड के लड़कों ने उन्हें व्हाइट लिली और रेड रोजेस का बुके दिया। फिर एक वेटर ने ट्रे में मोगरे का गजरा आगे बढ़ाया। लड़के ने कहा, सर मैम के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। शीतल ने धीरे से अपनी पलकें उठाकर राज को देखा। राज ने आहिस्ता से गजरा उठाकर शीतल को अपने आगे घुमाकर खड़ा किया और अपने हाथों से उसकी रेशमी घनी जुल्फों में गजरा सजा दिया। वहां मौजूद हर शख्स बड़े प्यार से इस जोड़ी को निहार रहा था। इसके बाद लड़के ने टेबल से एक प्लेट उठाई। सर मैम, ये उदयपुर की सबसे फेमस स्वीट डिश मलाई घेवर है, आप दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा कराइए। शीतल ने पहले एक पीस उठाया और राज को खिलाया। फिर राज ने भी वही पीस लेकर शीतल को खिलाया। निशांत, विनोद, शौर्य, अंजलि और रोशनी अपने अपने मोबाइल से इन हसीन लम्हों को कैमरों में कैद कर रहे थे। वही देव अपने प्रोफेशनल DSLR से अपने दोस्त के इन खूबसूरत पलों की तस्वीरें खींच रहा था। शीतल के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। भले ही राज ने आज जुबान से अपनी फीलिंग शेयर नहीं की थी, पर सबके सामने बिताए ये पल उसकी जिंदगी के सबसे खास पल बन गए थे। दोनों फ्लोर से नीचे आए और सब थोड़ी देर बातें करने के बाद अपने अपने विला की तरफ बढ़ने लगे। वर्षा और शौर्य सबसे पहले निकल गए, क्योंकि कल का पूरा दिन उन दोनों का था। अपने विला में जाने के नाम से ही अंजलि का चेहरा उतर गया। उसने बेचैनी से विनोद की तरफ देखा, पर विनोद ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। उसने निशांत से कहा, निशु तुम आराम से आना, मैं रूम में जा रहा हूँ। और वो अंजलि की तरफ देखे बिना सबसे मिलकर वहाँ से निकल गया। विनोद के इस तरह जाने से अंजलि बेहद मायूस हो गई और रोशनी के पास आई। दी चले। रोशनी ने प्यार से उसके गाल छुए। अंजू, तुम थोड़ी देर के लिए विनू को अपने पास बुला सकती हो, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगी। इस जगह की शांति से अभी मेरा मन नहीं भरा है। अंजलि उदास होकर बोली, दी सर नहीं मानेंगे, अगर उन्हें रूम में आने को कहा तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। आपने देखा ना, वो मेरी तरफ बिना देखे ही चले गए। रोशनी ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और खुद विनोद को फोन लगाया। विनोद से बात करने के बाद उसने अंजलि की तरफ देखा। जाओ, विनू अपने कमरे में है, तुम वही चली जाओ। अंजलि झिझकी, दी लेकिन निशु। रोशनी ने पीछे सोफे पर पैर लंबे करके बैठे निशांत पर एक नजर डाली। मेरी विनू से बात हो गई है, मिस्टर मित्तल शायद थोड़ी देर यही रुकेंगे, इसलिए तुम जाओ। उसने शरारत से अंजलि का गाल खींचा, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना वरना हमारी कुल्फी जम जाएगी। अंजलि रोशनी के गले लग गई और सीधे अपने विला में भागी। उसने जल्दी से अपनी नाइट ड्रेस, एक क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहने और विनोद के रूम की तरफ बढ़ गई। विनोद इस समय अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा था। अंजलि दबे पांव दौड़ती हुई आई और उसने पीछे से विनोद को अपनी बाहों में कसकर भर लिया और अपना सिर बड़े प्यार से उसकी मजबूत पीठ पर टिका दिया। अंजलि के करीब आते ही विनोद आंखें बंद कर चुपचाप खड़ा रहा। विनोद के इस तरह शांत रहने और कुछ न बोलने से अंजलि का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गई। वो विनोद की बाहों से अलग हुई और उदास स्वर में बोली, आपको मेरा इस तरह आपके रूम में आना पसंद नहीं आया ना? सॉरी विनोद, मुझसे गलती हो गई। आप निशु को कॉल करके बुला लीजिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ी, विनोद ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। उसने मुड़कर जब अंजलि की रोनी सूरत देखी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। विनोद ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींचा। उसने अंजलि की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटाया और उसके कंधे पर अपने होंठ रखते हुए प्यार से कहा, नाराज मत हो यार, मैं भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ।
लेकिन अच्छा नहीं लगता ना अंजू, सब क्या सोचेंगे। दी और निशु को इस तरह बाहर। अंजलि विनोद की तरफ घूमी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप जब मेरे आसपास होते हैं तो मैं खुद को आपके करीब आने से रोक नहीं पाती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मेरी ये बेचैन निगाहें और मेरा ये तड़पता दिल सिर्फ आपकी बाहों में पनाह चाहता है। विनोद ने अंजलि को बेहद कसकर गले लगा लिया और बोला, आई अंडरस्टैंड। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, चलो थोड़ी देर बस मेरे गले लगकर सुकून से महसूस करो। उसने अंजलि को अपने सीने से लगा लिया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को बाहों में भरे आंखें बंद किए खड़े रहे और अपनी रूह तक एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते रहे। कुछ देर बाद विनोद ने अंजलि के माथे को चूमा और कहा, अंजू प्लीज अब जाओ और जाकर सो जाओ। कल हमें सुबह जल्दी निकलना है। पूरा दिन तुम फिर सबके साथ मस्ती करोगी। रात की जर्नी है, अजमेर पहुंचने में करीब 6-7 घंटे लग जाएंगे और नेक्स्ट डे फिर तुम्हें जयपुर के लिए निकलना है। शेड्यूल बहुत टाइट रहेगा, इसलिए जाकर चैन से सो जाओ ताकि थोड़ा स्टेमिना बना रहे। अंजलि ने विनोद को मुस्कुराकर देखा, उसकी टी शर्ट को उंगली में जकड़कर उसे अपने और करीब खींचा। फिर उसने विनोद के दोनों गालों को चूमकर एक बेहद दिलकश अंदाज में कहा, जल्दी से मुझसे शादी कर लीजिए, फिर मुझे रात को इस तरह आपको अकेले छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने एक बार फिर अपने होठों को विनोद के चिन्ह से छुआ दिया। वो विनोद को प्यार भरी नजरों से देखती हुई अपने विला की ओर बढ़ गई और रास्ते में रोशनी को मैसेज कर दिया। दूसरी ओर शौर्य और वर्षा अपने कमरे में सबसे पहले पहुंचे थे। दोनों चेंज करके बेड पर बैठे थे और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले अपने कल की प्री वेडिंग शूट की प्लानिंग कर रहे थे। वर्षा ने आज वही ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी जिसे शौर्य ने पहली बार वीडियो कॉल पर देखा था। शौर्य वर्षा की गोद में लेट गया और बेहद दिलकश लहजे में बोला, वर्षा काश आज हम यहाँ अपना हनीमून मनाने आए होते। उसने अपने हाथों से वर्षा के चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाया और मदहोश होकर कहा, कसम से तुम आज इस ड्रेस में इतनी प्रिटी लग रही हो कि मेरा मन कर रहा है तुम्हें अपने आगोश में भरकर ढेर सारा प्यार करूं। शौर्य के इस तरह बेबाक तरीके से अपनी फीलिंग शेयर करने मात्र से ही वर्षा के पूरे शरीर में एक अजीब सी सरसराहट दौड़ गई। शौर्य ने उसके चेहरे के बदलते हाव भाव देखे और पूछा, क्या हुआ वर्षा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वर्षा के होठ लरजने लगे। नहीं नहीं शौर्य, पर शौर्य उठकर बैठा और वर्षा के नाजुक कंधे पर अपने होठ टिका दिए और बोला, वर्षा प्लीज थोड़ा सा तो तुम्हें प्यार कर सकता हो ना। वर्षा ने घबराहट में शौर्य की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। शौर्य प्लीज मेरी बेचैनी मत बढ़ाइए, मैं आपके इस बेपनाह प्यार के आगे खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। शौर्य ने अपने होठ उसके कंधे से हटाए और उसकी बंद आंखों को चूमते हुए गर्व से कहा, प्राउड ऑफ यू माई लव, मुझे गर्व है कि तुम मेरी हमसफर बनने जा रही हो। उसने वर्षा के गालों को चूमा और शरारत से पूछा, मेरी बाहों में तो सो सकती हो ना? वर्षा ने शर्मा कर शौर्य को गले लगा लिया और धीरे से अपने होठ उसकी गर्दन पर छुआ दिए। शौर्य ने उसे खुद से थोड़ा अलग करते हुए संभल कर कहा, नो वर्षा। उसने वर्षा को बेड पर सीधा लिटाया, चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। इतना कहकर उसने रूम की लाइट्स ऑफ की और वर्षा के बगल में आकर लेट गया। शौर्य के लेटते ही वर्षा ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और सरक कर उसके बिल्कुल करीब आ गई। इधर देव और सेजल जैसे ही अपने विला के सामने पहुंचे, देव ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और सेजल की आंखों पर पट्टी की तरह बांध दिया। सेजल ने अचकचाते हुए पूछा, देव क्या कर रहे हैं आप? देव ने बिना कुछ कहे अपने रूम का डोर ओपन किया, सेजल को अपनी मजबूत गोद में उठाया और बोला, जान प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। वो सेजल को रूम के अंदर लेकर आया, उसे धीरे से नीचे उतारा और दरवाजा लॉक कर दिया। फिर उसने सेजल को कंधों से पकड़कर रूम के बीचों बीच खड़ा किया, उसकी आंखों से पट्टी हटाई और तुरंत उसकी कमर में अपनी बाहों का घेरा डालकर उसे अपने सीने से सटा लिया। देव ने अपना चेहरा सेजल के कंधे पर टिकाया और उसके कानों के पास अपने गर्म लब ले जाकर फुसफुसाया, जान अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। सेजल ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, आश्चर्य के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देव ने उस पूरे रूम को सेजल की पसंद के हिसाब से बिल्कुल शिमला के उसी रिजॉर्ट की तरह डेकोरेट करवाया था। वो बेहद खुश होकर बोली, आपने ये सब कब किया? देव ने सेजल के ईयर लॉक पर अपने होठ रख दिए। आपके पति के पास पूरे 4 घंटे थे आपको ये सरप्राइज देने के लिए। इतना कहकर उसने सेजल के बालों को हटाकर दूसरी साइड किया और उसकी मखमली गर्दन को धीरे धीरे चूमने लगा। बाहर मैंने आपसे कहा था ना जान कि आज रात आपके लिए शिमला की यादें ताजा कर दूंगा, पसंद आया? सेजल देव के इस बेइंतहा प्यार में डूबती चली गई। उसने मदहोशी में कहा, बेहद हसीन। देव ने मुस्कुराते हुए एक हाथ से सेजल को कमर से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी साड़ी की पिन को धीरे से खोलकर उसके आंचल को नीचे गिरा दिया। देव की इस हरकत से सेजल पूरी तरह कसमसा गई। देव ने उसकी साड़ी की प्लेट्स खोली और आहिस्ता से पूरी साड़ी खींचकर सोफे पर डाल दी। वो उसकी खुली कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए मदहोशी से बोला, जान अब आपको ये सब पसंद आया है तो मुझे आज आपकी तरफ से शिमला वाली रात की यादें रिपीट करनी है। देव के इस कदर करीब आने से सेजल की आंखें बंद होने लगी और उस पर भी देव का नशा चढ़ने लगा। वो लरसते हुए बोली, देव मैं चेंज कर लूं? देव ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। चलिए मेरे साथ। वो उसे वॉशरूम ले गया जहाँ सिर्फ मध्यम डीम लाइट जल रही थी। देव ने अपनी शर्ट उतारकर साइड रैक पर हैंग की और सेजल को अपने करीब खींचकर गर्म पानी का शॉवर ऑन कर दिया। जैसे ही सेजल के बदन पर गर्म पानी की बूंदें पड़ी, उसने सिहर कर देव को कसकर पकड़ लिया। देव उसे खुद से सटाकर शॉवर के नीचे खड़ा हो गया और धीरे धीरे अपने होठों को सेजल के चेहरे, पीठ और गर्दन पर घुमाने लगा। सेजल ने अपने दोनों हाथों से देव की पीठ को जकड़ रखा था और उसके नेल्स देव की पीठ पर गड़ रहे थे। दोनों काफी देर तक शॉवर के नीचे एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे।
थोड़ी देर में जब सेजल का बदन ठंड से कांपने लगा तो देव ने तुरंत शॉवर बंद कर दिया। उसके हाथ धीरे धीरे सेजल की पीठ पर आए और उसने उसकी चोली का हुक खोल दिया। फिर एक हाथ से टॉवल उठाकर उसने सेजल को कवर किया और बोला, जान अब आप चेंज। सेजल ने शर्माकर देव के हाथों को पकड़ा। आप पहले खुद को पूछ लीजिए, मैं अपने आप कर लूंगी। उसने देव की तरफ पीठ की, खुद को पूछा और चुपचाप सामने रखे कपड़े पहन लिए। देव ने भी फटाफट अपना शॉर्ट्स पहन लिया। जब सेजल बाहर आई तो उसे उन कपड़ों में देखकर देव की शरारतें फिर शुरू हो गई। देव ने आज सेजल के लिए पिंक कलर का शॉर्ट्स और पतली स्ट्रिप का व्हाइट पोल्का डॉट क्रॉप टॉप चुना था, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। देव की उंगलियां फिर से उसकी खुली कमर और पैरों पर थिरकने लगी। सेजल ने कपकपाते हुए कहा, प्लीज देव, रूम में चलिए, मुझे सर्दी लग रही है और आपने मेरे लिए ड्रेस भी ऐसा रखा है। देव ने उसे फिर गोद में उठा लिया। आपकी ठंड कम करने का पूरा इंतजाम है रूम में, चलिए। वो उसे रूम में लाया और आहिस्ता से बेड पर सुलाकर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, जान रूम गर्म है ना, अब तो ठंड। सेजल ने देव की आंखों में देखा और मदहोश होकर बोली, आप मुझे अपने में समेट लीजिए, मेरी ठंड अपने आप दूर हो जाएगी। ये सुनकर देव के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। वो सेजल के ऊपर पूरी तरह झुक गया और धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। उसके होठों की छुअन चेहरे से होती हुई गर्दन और फिर नीचे की ओर सरकने लगी। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमते हुए प्यार की अनंत गहराइयों में डूब गए। कुछ ही देर में अपने प्यार को संपूर्णता देकर वे एक दूसरे को आगोश में समेटे मीठी नींद में सो गए। दूसरी ओर नीलिमा और भरत अपने कमरे में कुशा को सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुशा अपनी छोटी छोटी आंखें मटकाकर नॉन स्टॉप बातें किए जा रही थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। भरत ने आखिरकार गुस्से में कहा, कुशा अब चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ, पूरा दिन हो गया है, अभी भी तुम्हें नींद नहीं आ रही है। भरत के जोर से बोलने पर कुशा सहम गई और नीलिमा को कसकर पकड़ते हुए रोने लगी। मम्मा, मुझे अपने चाचू के पास जाना है। नीलिमा कुछ बोलती उससे पहले ही भरत बेड से उठा और गुस्से में बोला, चाचू के पास नहीं, तुम्हें सीधा रूम के बाहर अंधेरे में खड़ा कर देता हूँ, चलो उठो। कुशा रोते हुए नीलिमा से चिपक गई। पापा प्लीज मुझे गुस्सा मत कीजिए, मैं सो जाऊंगी। मम्मा प्लीज पापा को रोकिए। नीलिमा ने कुशा को अपने सीने से लगा लिया। प्रिंसेस रोते नहीं है बच्चा, आपके पापा सही कह रहे हैं, जल्दी से सो जाओ, कल भी पूरा दिन मस्ती करनी है और कल तो आपके हैंडसम और एंजल भी आपके साथ होंगे, इसलिए जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। इसके बाद उसने भरत को आंखों के इशारे से चुपचाप लेटने को कहा। भरत आकर कुशा की साइड में लेट गया और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। तभी कुशा उठकर भरत के सीने पर आकर लेट गई और उसे पकड़कर बोली, पापा प्लीज आपके पास सोना है। मम्मा अभी पापा के पास आ जाइए। नीलिमा भी सरक कर भरत के पास आ गई। भरत आंखें बंद किए धीरे धीरे कुशा की पीठ सहलाने लगा और थोड़ी ही देर में कुशा सो गई। भरत को भी वहीं एक झपकी आ गई। कुछ देर बाद जब भरत की नींद खुली तो उसने देखा कि नीलिमा भी गहरी नींद में सो चुकी थी। भरत ने कुशा को अपने ऊपर से धीरे से उठाया और नीलिमा की साइड दीवार के सहारे सुलाकर ब्लैंकेट उड़ा दिया। फिर वो नीलिमा के पास आया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए फुसफुसाया, नीलू सॉरी यार, आज की रात तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था, लेकिन सब हमारी इस नटखट बेटी ने। उसने मुस्कुराकर नीलिमा के होठों को हल्के से छुआ। नेक्स्ट टाइम पक्का। भरत के स्पर्श से नीलिमा नींद में ही मुस्कुरा दी और उसकी बाहों में खुद को छुपा लिया। भरत भी उसे अपने आगोश में भरकर सो गया। इधर अंजलि का मैसेज मिलते ही रोशनी अपनी जगह से उठी। उसने निशांत पर एक नजर डाली जो सोफे पर आंखें बंद किए दोनों हाथ फोल्ड करके बैठा था। निशांत को ठंड में सिकुड़ते देख रोशनी के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ गए। रोशनी जैसे ही उसके पास पहुंची, निशांत को उसकी आहट महसूस हो गई। रोशनी ने अपना हाथ निशांत के कंधे पर रखा। मिस्टर मित्तल। रोशनी के शब्द कानों में पड़ते ही निशांत ने अपनी आंखें खोली और एक व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, ओह मिस शर्मा, आप बैठिए ना, खड़ी क्यों है, बताइए इतनी रात को आपको कौन सी बिजनेस डील फाइनल करनी है। रोशनी ने अपनी नजरें उठाई और अधीर होकर बोली, आप क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं, जो चीज संभव नहीं है उसके बारे में मन में ख्याल भी नहीं लाना चाहिए। ये सुनते ही निशांत ने गुस्से में रोशनी की कलाई पकड़ी और उसे अपने तरफ खींचा। रोशनी सीधे सोफे पर बैठे निशांत की गोद में जा गिरी। निशांत ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से पूछा, क्यों संभव नहीं है, जवाब दो। रोशनी सकपका गई। मिस्टर मित्तल, हम दोनों की एज में समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार। निशांत ने गुस्से में उसकी बात काटी। मैंने कहा ना, ये सब फालतू बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, इसके आगे बोलो क्या प्रॉब्लम है। रोशनी की नजरें तुरंत नीचे झुक गई। निशांत ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और अधीर होते हुए बोला, सिर्फ एक यही वजह है जिसके कारण आप अपने मन में छुपी फीलिंग्स को बाहर नहीं आने दे रही है। वो उसके चेहरे के और करीब आया। लुक इनटू माय आईज एंड से समथिंग। फिर उसने बेहद नम स्वर में कहा, प्लीज रोशो, ओपन योर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी। निशांत के मुंह से पहली बार रोशो सुनते ही रोशनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। निशांत को इस हाल में देखकर उसका दिल तड़प उठा। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहकर उसके गालों पर ढलकने लगी। रोशनी को इस तरह रोते देख निशांत के हाथ अपने आप उसके चेहरे से हट गए। उसने रोशनी के आंसू पोंछे और बेहद भावुक आवाज में कहा, रोशो, मेरा दिल पहली बार सिर्फ आपको देखकर धड़का है और अब इस दिल में किसी और को आने की इजाजत नहीं है। आप चाहे मुझे अपनाए या नहीं, लेकिन मेरा दिल अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ आपका इंतजार करेगा। उसने एक गहरी सांस ली और रोशनी को देखकर कहा, रात बहुत हो गई है, आप अपने रूम में जाइए।
निशांत ने रोशनी के गालों को अपने हाथों से हल्के से छुआ और बेहद भावुक होकर कहा, मैं अपनी मोहब्बत को कलंकित नहीं करना चाहता। मेरी मोहब्बत मेरी ख्वाहिश है, मेरी जिंदगी है। इतनी रात को कोई आपको इस तरह मेरे साथ देखे और आपके बारे में कुछ गलत कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्लीज आप जाइए। इतना कहकर उसने अपना सिर सोफे से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। रोशनी ने रोते हुए निशांत को देखा। उसने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। वो एक बार फिर प्यार भरी नजरों से निशांत को देखती है और भारी मन से थके कदमों के साथ अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। इधर कमरे में पहुंचते ही शीतल ने अपने बुके को वहां रखी टेबल पर सजा दिया। राज बिना कुछ बोले सीधा चेंज करने चला गया। वो चेंज करके बाहर आया तो उसने देखा कि शीतल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बालों से मोगरे का गजरा निकाल रही है। राज टॉवेल को वार्डरोब में हैंग करके शीतल के करीब आकर खड़ा हो गया। शीतल ने मिरर में राज को देखा और बालों से गजरा निकालकर उसे एक पेपर में बड़े जतन से रैप किया और अपने बैग में रखने लगी। ये देखकर राज ने कहा, इसे बैग में क्यों रख रही हो? सुबह डस्टबिन में डाल देना। शीतल ने पीछे मुड़कर बेहद मायूसी से पूछा, क्या आपके अंदर सच में कोई फीलिंग्स नहीं है या फिर आपने उन्हें किसी और के लिए संभाल कर रखा है? राज को गुस्सा आ गया। मैंने मना किया था ना कि मुझसे इस लहजे में बात नहीं करोगी। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो। शीतल अपनी जगह से उठी और राज के बिल्कुल करीब आकर नम आंखों से बोली, हमारी सगाई के बाद से आज पहली बार मुझे पूरे दिन आपके साथ से सुकून मिला। आपने आज मुझे इतना स्पेशल फील कराया, मेरी इतनी केयर की, फिर अचानक कभी ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह? उसका गला भर आया। उसने आगे कहा, मैंने अपनी फीलिंग सबके सामने शेयर की। आपके नाराज होने की यही वजह है क्या? राज ने अधीर होकर कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुमने जो सबके सामने कहा वो सब मैं नहीं कर सकता। भाई भाभी देव सब चाहते थे कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूं, लेकिन मैं। शीतल ने तुरंत राज का हाथ थाम लिया। तो मैंने कब कहा आपसे ये सब करने को? आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं कभी आपको जबरदस्ती कुछ भी करने को नहीं कहूंगी। उसने खुद को शांत किया और कहा, मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, जबरदस्ती का सौदा नहीं। और किसी के कहने पर की गई मोहब्बत मुझे मंजूर भी नहीं है। जिस दिन आप खुद दिल से मेरे लिए प्यार महसूस करेंगे और मेरे पास आएंगे, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। वैसे भी सुबह आपके सिर में दर्द हो रहा था ना, ज्यादा मत सोचिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप आराम से सो जाइए, मैं भी चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ी, राज ने फुर्ती से उसकी साड़ी का आंचल पकड़ लिया। शीतल ने पीछे मुड़कर देखा। अब क्या हुआ? राज ने शांत स्वर में कहा, रुको, यहाँ आओ मेरे पास। शीतल हैरानी से राज की आंखों में देखने लगी। आप क्या बोल रहे हैं? राज ने आंचल पकड़कर उसे अपनी तरफ थोड़ा खींचा। दिमाग कम चलाओ और घबराने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने शीतल को अपनी ओर घुमाया और उसकी साड़ी के आंचल को कमर की साइड से थोड़ा ऊपर कर दिया। राज की इस छुअन से शीतल ने सकपकाकर उसका हाथ पकड़ लिया। राज बेड पर बैठ गया और शांत स्वर में बोला, डांस करते समय तुम्हारी कमर पर मुझे कुछ स्क्रैच जैसा महसूस हुआ था। शायद मेरी वॉच से लगा था। मैं बस उसे देखना चाहता हूँ कि कहीं ज्यादा गहरा तो नहीं है। राज ने जैसे ही अपनी उंगलियां उसकी कमर पर उस स्क्रैच वाली जगह पर रखी, शीतल की आंखें बंद हो गई और उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। राज ने उसके इस बदलते हाव भाव को देख लिया। वो चुपचाप उठा, टेबल पर रखा शीतल का मेकअप किट खोला और उसमें से कोल्ड क्रीम निकालकर अपनी उंगलियों से उस स्क्रैच पर लगाने लगा। राज की उंगलियां जैसे ही शीतल की मखमली कमर को छू रही थी, दोनों का ही दिल तेजी से धड़कने लगा। स्क्रैच की वजह से शीतल की कमर वहां से पूरी तरह लाल हो रही थी। क्रीम लगाने के बाद राज ने शीतल को देखा। हो गया, कल से दिन में 3-4 बार ये क्रीम लगा लेना। स्किन सॉफ्ट रहेगी तो जलन नहीं होगी। जाओ अब जाकर चेंज कर लो और सो जाओ। शीतल बिना राज की तरफ देखे अपना लोअर और टी-शर्ट लेकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो चेंज करके बाहर आई तो राज बेड पर एक साइड लेटा हुआ उसे ही एकटक देख रहा था। शीतल ने अपनी साड़ी समेटकर बैग में रखी और सुबह पहनने वाले कपड़े निकालकर अलग रख दिए। फिर वो सोफे की तरफ बढ़ने लगी। ये देख राज ने कहा, सोफे पर क्यों सो रही हो? इतना बड़ा बेड है, मैं एक साइड में हूँ, तुम बेफिक्र होकर यहाँ सो सकती हो। उसने शीतल की आंखों में झांका। ट्रस्ट नहीं है मुझ पर? शीतल मुस्कुराई। दोपहर में भी मैंने कहा था कि मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, लेकिन अभी मैं आपके साथ बेड शेयर नहीं कर सकती। उसने राज को देखते हुए आगे कहा, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब आप मेरे अधूरे सवालों के जवाब खुद पूरे करेंगे। गुड नाइट। इतना कहकर उसने अपने ऊपर एक हल्की सी शॉल डाली और आंखें बंद करके सोफे पर लेट गई। राज दूसरी ओर करवट लेकर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद पूरी तरह ओझल हो चुकी थी। उसे रह रहकर शीतल की कई बातें याद आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था, जिससे उसके सिर में फिर से तेज दर्द शुरू हो गया। काफी देर तक सहन करने के बाद भी जब उसे आराम नहीं मिला तो वो बेचैन होकर बेड पर उठ बैठा। उसने सामने देखा तो शीतल बड़े आराम से सो रही थी। राज बेड से उतरा, वार्डरोब खोलकर अपने बैग से सिगरेट और लाइटर निकाला। उसने धीरे से बालकनी का दरवाजा खोला और बाहर आकर झूले पर बैठ गया। सिगरेट जलाकर उसने कश लिया और झूले से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। दरवाजा खुलने की हल्की सी आहट से शीतल की नींद खुल गई। नाइट लैम्प की मध्यम रोशनी में जब उसकी नजर सामने खाली बेड पर पड़ी तो अकेले रूम में उसे घबराहट होने लगी। वो कांपते हुए खड़ी हुई और उसने रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी। जब उसने सामने बालकनी की तरफ देखा तो उसे झूले पर ब्लैंकेट ओढ़े सिगरेट पीते हुए राज नजर आया। राज को आज पहली बार इस तरह स्मोक करते देख शीतल की आंखों में नमी आ गई। उसने मन ही मन भगवान को याद किया, कान्हा ये सब क्या है? ये स्मोकिंग करते हैं? मुझे आज तक नहीं पता चला। मुझे तो इन चीजों से सख्त नफरत है। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी ये सब?
वो चुपचाप बालकनी का दरवाजा खोलती है और बाहर आकर झूले के पास खड़ी हो जाती है। राज आंखें बंद किए हुए भी शीतल की आहट पहचान गया। वो बिना आंखें खोले ही शांत स्वर में बोला, अंदर जाकर सो जाओ, बाहर ठंड है, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। शीतल ने आगे बढ़कर उसके हाथ से सिगरेट ले ली और बेहद नम आवाज में पूछा, आपको कब से सिगरेट की लत है? राज ने अपनी आंखें खोलकर शीतल को देखा। पूनम की इस चांदनी रात में उसका उदास और रुआंसा चेहरा देखकर राज का दिल बेचैन हो उठा। उसने शीतल की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं कोई चेन स्मोकर नहीं हूँ, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है इसलिए स्मोक कर रहा हूँ। रोज नहीं पीता, कभी कभार जब ज्यादा स्ट्रेस हो तब। देव के साथ दिल्ली में जब आईपीएस की कोचिंग के दौरान हम हॉस्टल में रहते थे तब से पीना शुरू किया था, लेकिन मैंने कभी किसी चीज को अपना शौक या लत नहीं बनाया। घर पर इस बारे में किसी को नहीं मालूम। देव के बाद तुम पहली इंसान हो जिसे ये पता है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। शीतल उसकी बातें सुनकर और बेचैन हो गई। स्मोक करने से क्या सिर दर्द कम हो जाता है? वो उसके पास बैठते हुए बोली, आपको दर्द हो रहा था ना, तो आप मुझे उठा देते, या फिर आप मुझे इस काबिल भी नहीं समझते। राज ने उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम बड़े आराम से सो रही थी, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। शीतल ने राज का हाथ थाम लिया। सिर में दर्द हो रहा है, वेदर इन्फेक्शन है, फिर भी आप इतनी ठंड में बिना कोई गर्म कपड़ा पहने बाहर आकर बैठ गए। उसने अधीर होकर कहा, उठिए और रूम में चलिए मेरे साथ। राज चुपचाप शीतल का हाथ थामे रूम के अंदर आ गया। शीतल ने उसे पलंग पर बैठने का इशारा किया। आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आई। उसने जल्दी से वार्डरोब खोलकर अपने बैग से विक्स और टैबलेट निकाली, फिर पानी का ग्लास भरकर राज की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पहले ये टैबलेट ले लीजिए, फिर मैं आपके माथे पर विक्स लगाती हूँ, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। राज ने शीतल को गहरी नजरों से देखते हुए टैबलेट हाथ में ले ली और धीरे से बोला, मैं खुद कर लूंगा, तुम मेरे पीछे अपनी नींद खराब मत करो, सो जाओ, कल भी पूरा दिन ट्रैवलिंग और घूमने में निकल जाएगा। शीतल ने राज के हाथ से पानी का खाली ग्लास लेकर टेबल पर रखा। आप थोड़ा सा उधर सरक कर लेटिए, मैं आपके सिर में हल्की सी मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। राज ने उसे गौर से देखा। लोअर और फिटिंग के टी शर्ट में शीतल इस समय बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसने अपने बालों को समेटकर एक मैसी बन बनाया हुआ था। राज बिना कुछ कहे अपना पिलो लेकर बेड की दूसरी साइड सरक गया। शीतल उसके सिरहाने बैठ गई और उसके माथे पर विक्स लगाकर हल्के हाथों से उसका सिर दबाने लगी। राज की आंखें शीतल के उस नजदीकी और जादुई स्पर्श से अपने आप बंद होने लगी। थोड़ी देर तक सिर दबाने के बाद राज ने उसका हाथ पकड़ लिया और अधीर होकर बोला, आप सो जाओ प्लीज, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। शीतल ने राज का हाथ थामे रखा और शांत स्वर में पूछा, थोड़ी देर पहले बालकनी में आपने जो किया वो सब? राज ने उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। हिसाब बराबर कर रही हो? शीतल ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, लगता है आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाएंगे, सो जाइए, रात के 3 बज रहे हैं। इतना कहकर वो जैसे ही उठने लगी, राज ने उसकी कलाई को हल्के से दबाकर रोक लिया। यार अब तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा, जाओ अब सो जाओ जाकर। इतना कहकर उसने शीतल का हाथ छोड़ दिया। शीतल ने राज को बेहद बेचैनी से देखा और बोली, मैंने तो आपको एक पति के सारे अधिकार दे दिए हैं, आप उनसे मजाक किया कुछ भी? वो अपनी बात अधूरी छोड़कर सोफे पर जाकर लेट गई। ये देख राज ने कहा, सुनो, मेरे बैग से ब्लैंकेट निकालकर ओढ़ लो, ठंड काफी बढ़ गई है। शीतल ने सोफे पर करवट लेते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं चाहिए, एसी के कारण वैसे ही रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है। राज ने कहा, अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही, पर सुबह के समय यदि ठंड लगी तो ओढ़ लेना, इसे अपने पास रख लो। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सुबह होने में टाइम ही कितना बचा है, आप सो जाइए, सुबह तक काफी बेटर फील करेंगे। इतना कहकर उसने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, अपने मोबाइल में सुबह 6 बजे का अलार्म सेट किया और आंखें बंद करके सो गई। सुबह के वक्त सभी लव बर्ड्स अपने अपने विला में एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे, सिर्फ हमारे राज, शीतल और विनोद अंजलि को छोड़कर। सुबह करीब 6 बजे नीलिमा की नींद खुली। खुद को भरत की मजबूत बाहों में महफूज सोए देखकर उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने करवट लेकर दूसरी साइड देखा तो नन्ही कुशा बड़े आराम से गहरी नींद में सो रही थी। नीलिमा धीरे से थोड़ा ऊपर उठी और भरत के चेहरे पर झुकते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। भरत ने आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुराकर नीलिमा को कमर से पकड़ा और रोल करते हुए अपने ऊपर लेटा लिया। नीलिमा ने भरत के सीने पर लेटे हुए प्यार से कहा, आप जाग रहे हैं? सॉरी, मैं रात को। भरत ने उसे अपनी साइड में लिटाया और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे हटाते हुए उसकी गर्दन पर हौले से चूमा। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है नीलू, ये हमारी शैतानी पुड़िया हर ट्रिप में हमारे रोमांस की बैंड बजा देती है। उसने शरारत से आगे कहा, अगर आज राज के साथ शीतल नहीं होती तो कसम से कुशा को उसके हैंडसम के पास छोड़ आता और तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सरप्राइज प्लान करता। नीलिमा उसकी बात सुनकर खिलखिला उठी। प्यारे पतिदेव, अभी तो सिर्फ आपकी एक ही बेटी है जो इतनी शरारती है। सोचिए, अगर घर में दूसरा छोटा मेहमान आ गया तब आप क्या करेंगे? भरत ने नीलिमा के गालों को छुआ। नीलू, मुझे अब दूसरा बेबी नहीं चाहिए, तुम तो अभी ही मुझे पूरा टाइम नहीं देती हो, अगर दूसरा आ गया तो तुम मुझे रूम से ही बाहर कर दोगी। उसने नीलिमा की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, अब तो राज और शीतल की बारी है, मुझे तो मेरी यही एक नौटंकी बेटी प्यारी है, मैं इसके हिस्से का प्यार किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता। नीलिमा ने मुस्कुराकर उसका गाल थपथपाया। प्यारे पतिदेव, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि सेकंड बेबी के आने के बाद भी मेरा प्यार आपके लिए रत्ती भर भी कम नहीं होगा।
फिर उसने थोड़ा सीरियस होकर कहा, भरत, हमें सच में जल्दी ही सेकंड बेबी की प्लानिंग करनी चाहिए। भरत ने शरारत भरी स्माइल दी। ओके स्वीटहार्ट, तुम मेरी बात तो मानोगी नहीं, तो चलो इसकी शुरुआत आज और अभी से करते हैं। इतना कहकर वो धीरे धीरे उसके ईयर लॉब और गर्दन को अपने होठों से छूने लगा। भरत नीलिमा के ऊपर झुका और उसकी नाइटी की स्ट्रिप को कंधे से नीचे सरका दिया। जैसे ही उसने अपने होठ नीलिमा के कंधे पर टिकाए, तभी कुशा ने नींद में ही अपने छोटे छोटे हाथों से नीलिमा को पकड़ा और रोनी आवाज में बोली, मम्मा प्लीज लाइट जलाइए, मुझे वॉशरूम जाना है। भरत झटके से नीलिमा के ऊपर से हटा और अपना सिर पकड़कर साइड में लेट गया। नीलिमा ने हंसते हुए अपनी नाइटी सही की। कुशा, 2 मिनट रुको बच्चे, मैं अभी लाइट जलाती हूँ। उसने उठकर जैसे ही लाइट ऑन की और बेड की तरफ देखा तो भरत दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर झुंझलाहट में लेटा हुआ था। भरत को इस हाल में देखकर नीलिमा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। नीलिमा के हंसने पर भरत ने आंखों से हाथ हटाया और उसे नाराजगी से घूरने लगा। कुशा बेड पर बैठकर अपनी आंखें मलते हुए बोली, मम्मा क्या हुआ, आप पापा को देखकर क्यों हंस रही हो? नीलिमा ने मुस्कुराकर बात संभाली। कुछ नहीं प्रिंसेस, आपके पापा नींद में आपको ही याद कर रहे थे, आपका नाम ले रहे थे और देखिए आप उठ भी गई। भरत ने नीलिमा को घूरते हुए बेड पर उल्टा रुख किया और तकिया अपने मुंह पर रखकर बोला, बच्चा मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम जल्दी से वॉशरूम होकर आओ और लाइट ऑफ कर देना। कुशा भरत की पीठ पर लेट गई। ओके पापा, मैं वॉशरूम जाकर सीधा आपके पास ही आती हूँ। नीलिमा ने घड़ी की तरफ देखा और हैरान होकर बोली, टाइम देखिए, घड़ी में 7 बजने वाले हैं और हमें 8 बजे तक एनी हाउ यहाँ से निकलना है। मैं और कुशा फ्रेश होकर रेडी हो जाते हैं, आप तब तक उठकर सारा सामान चेक कर लीजिए। भरत पलंग से उठा, नीलिमा को एक तीखी नजर से देखा और बालकनी का दरवाजा खोलकर सीधा बाहर हवा में निकल गया। नीलिमा कुशा को लेकर वॉशरूम चली गई। इधर रोशनी सुबह जल्दी उठकर अपना बैग पैक कर रेडी हो चुकी थी और नीचे गार्डन में वॉक के लिए चली गई थी। उसने आज पिंक क्रॉप टॉप के साथ डेनिम जैकेट और जीन्स कैरी की थी। पैरों में शूज पहने थे और कानों में हेडफोन लगाए, दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में डाले वो मजे से वॉक कर रही थी। विला के अंदर निशांत भी पूरी तरह तैयार होकर अपना बैग पैक कर चुका था। उसने विनोद के पास जाकर कहा, अपनी एंग्री बर्ड को उठा दो, वरना वो कुंभकर्ण की तरह सोती रहेगी और हम लेट हो जाएंगे। मैं नीचे वॉक करने जा रहा हूँ और एक बार सबको कॉल करके नाश्ते का ऑर्डर दे देता हूँ ताकि हम लोग सीधा माउंट आबू के लिए निकल सके। विनोद अपनी हुडी पहनते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, निशु यार, सुबह सुबह मुझे उस शेरनी के पास भेजने की बात कर रहे हो? वो कुंभकर्ण उठेगी नहीं, बल्कि सुबह सुबह मेरी ही बैंड बजा देगी। उससे अच्छा है तुम ही जाकर उसे उठा दो ना। निशांत ने अपने शूज पहनते हुए साफ मना किया। मुझे कोई शौक नहीं है आगे बढ़कर मुसीबत मोल लेने का, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। उसने शरारत से हंसते हुए आगे कहा, और वैसे भी अब वो शेरनी तुम्हारी गुफा में फंस चुकी है, तो तुम उसे अपने तरीके से हैंडल करो। मेरा लगेज पैक है, मैं नीचे जा रहा हूँ। इतना कहकर निशांत दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और सीधा देव का नंबर डायल किया। देव ने फोन उठाया। हाँ निशु बोलो। निशांत ने पूछा, भाई आप और भाभी रेडी हो? देव ने मुस्कुराकर सेजल की तरफ देखा जो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने कुर्ते की बैक डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। सेजल को देखते हुए देव ने जवाब दिया, निशु हम रेडी है, तुम ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे दो, हम आ रहे हैं। शौर्य वर्षा भी रेडी है, मैं राज को फोन करता हूँ, तुम भरत भाई से बात कर लो। निशांत मुस्कुराया, जी भाई। देव ने फोन रखा और सीधे सेजल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने सेजल के नाजुक हाथों को अपने हाथों में थामा और मुस्कुराते हुए बोला, जान जब खुद से नहीं हो पा रहा था तो मुझसे कहती ना, मैं आपकी हेल्प कर देता। सेजल ने मिरर में देव को देखा और प्यार से मुंह बनाकर बोली, आप हेल्प कम और मेरे साथ शरारत ज्यादा करेंगे, इसीलिए डर के मारे आपको नहीं बुला रही थी, लेकिन ये डोरियां भी बड़ी। देव ने मुस्कुराते हुए कुर्ते की डोरी बांधी, फिर सेजल की कमर में अपनी बाहें डालकर उसे पीछे से अपने सीने से सटा लिया। उसने अपने होठ सेजल की गर्दन पर टिकाए और शरारत से पूछा, जान रात में तो आपको मुझसे डर नहीं लगा ना? सेजल उसकी छुअन से कसमसा उठी। प्लीज देव छोड़िए ना मुझे, लेट हो जाएगा। देव ने उसके बिखरे बालों को कान के पीछे किया। सेज यार, आप इस रेड कलर के आउटफिट में इतनी हॉट लग रही हो कि मेरा मन ही नहीं कर रहा आपको छोड़ने का। उसने अपने गाल सेजल के गाल से सटाए। प्लीज सिर्फ 10 मिनट प्यार करने दो ना मुझे। सेजल ने हल्की नाराजगी दिखाते हुए देव का हाथ अपनी कमर से हटाया। अभी बिल्कुल नहीं देव, रात को कम प्यार किया था आपने, हमारी जान ही निकाल दी थी। आपको पता है मेरी थकान अभी तक। इतना बोलते ही उसकी नजर सामने मिरर पर पड़ी जहाँ देव अपनी शरारती और नशीली नजरों से एकटक उसे ही निहार रहा था। देव ने मुस्कुराकर अपने गाल को सेजल के गाल से रगड़ा। मैंने तो आपको रोज के जैसे ही प्यार किया था जान, कल रात आप ही कुछ ज्यादा। सेजल ने शर्माकर तुरंत देव के होठों पर अपनी उंगली रख दी। प्लीज देव चुप रहिए। देव ने उसके हाथ की उंगली को चूमा और सेजल का रुख अपनी तरफ घुमाया। उसने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और फिक्रमंद होकर पूछा, जान क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सेजल ने अपनी नजरें झुका ली। नहीं देव, बस थोड़ी सी थकान हो रही है। देव ने उसके माथे को चूमा। आप सच कह रही हो ना? कोई भी बात हो तो प्लीज मुझे बताओगी। सेजल ने देव के हाथों को पकड़ा। आप परेशान मत होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने मुस्कुराते हुए बात बदली। आप राज भैया को फोन करिए ना, शीतू आज पहली बार भैया के साथ। हाउ रोमांटिक, फोन करिए, देखिए वो उठे भी है या नहीं। उसने शरारत से मुंह बनाया। हमें तो ये मौका मिला भी नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में। इतना कहकर वो देव को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। देव ने उसके होठों को हल्के से छुआ। सेज, उस मौके का फायदा तो मैंने उठाया था, आपको याद नहीं है तो याद दिलाऊं? सेजल ने देव को हल्के से पुश किया। कोई जरूरत नहीं है, आपसे जो कहा गया है वो करिए, मैं बाकी का सामान पैक कर लेती हूँ।
इधर शीतल अपने रोज के टाइम पर उठकर फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। शीतल ने आज फुल घेर वाली बांधनी प्रिंट की स्कर्ट और उसके ऊपर व्हाइट कलर का लखनवी चिकन का स्ट्रेट कुर्ता पहन रखा था। कुर्ता बिल्कुल फिटिंग का होने के कारण शीतल का रूप और भी ज्यादा निखर कर आ रहा था। वो अपने गीले बालों को पोंछते हुए अपना सामान बैग में रख रही थी कि तभी राज का फोन रिंग होने लगा। शीतल दौड़कर राज का फोन उठाने गई। रिंगटोन की आवाज से नींद में खलल पड़ते ही राज ने झुंझलाकर तकिया अपने कान पर रख लिया और सोने की कोशिश करने लगा। राज को इस तरह सोते देख शीतल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उस पर देव कॉलिंग लिखा हुआ था। शीतल बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर आती है और फोन रिसीव करती है। सामने से देव ने शरारत भरे लहजे में कहा, साले इतनी देर क्यों लगी फोन उठाने में? अब क्या कर रहा है तू? रात कम पड़ गई थी क्या जो अभी भी तेरा मन नहीं भरा? देव की ये बातें सुनकर शीतल बुरी तरह शर्मा गई। उसने अटकते हुए कहा, जीजू मैं शीतल हूँ। देव हैरान रह गया। शीतू, राज का फोन तुमने? शीतल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जीजू वो सो रहे हैं, फोन की रिंग से उनकी नींद खुल जाती इसलिए मैंने उठा लिया। देव ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। वाह साली साहिबा, इम्प्रेसिव। अपने इस सड़ू का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, आधे घंटे में हमें ब्रेकफास्ट के लिए नीचे पहुंचना है, वहीं से हम सीधा चेकआउट करेंगे, तो आप अपने इस सड़ू को जल्दी उठाइए। शीतल ने शर्माते हुए कहा, जीजू मैं रेडी हूँ, उन्हें तैयार होने में टाइम नहीं लगेगा, हम टाइम से पहुंच जाएंगे, बाय। देव ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी आना, और फोन रख दिया। शीतल बालकनी का दरवाजा लॉक करके कमरे के अंदर आई। देव की बातों की वजह से उसके गालों की रंगत और निखर आई थी। कमर तक लंबे खुले बाल, आंखों में गहरा काजल और होठों पर अपने सड़ू की पसंद का लाइट शेड लिपस्टिक। उसका रूप बेहद आकर्षक लग रहा था। कुर्ते का गला हाई नेक होने की वजह से उसमें से राज की पहनाई हुई हल्की सी चेन और पेंडेंट साफ नजर आ रही थी। उसकी नजर सामने बेड पर बेफिक्र सोए राज पर पड़ी। शीतल के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो बेड के पास आई और थोड़ा झुककर अपने हाथों से राज की पीठ को हल्के से थपथपाया। राज ने नींद में ही बड़बड़ाया, भाभी प्लीज मेरी कॉफी टेबल पर रख दीजिए, मैं 5 मिनट में उठ जाऊंगा। राज की ये बात सुनते ही शीतल की हंसी छूट गई। शीतल के हंसने की आवाज जैसे ही राज के कानों में पड़ी, उसने तुरंत अपने चेहरे से तकिया हटाया और सीधा हो गया। अपने ठीक सामने शीतल को देखकर राज की नजरें वही थम गई। शीतल उस समय सुबह की ताजी खिली कली जैसी खूबसूरत लग रही थी। देव की बातों की वजह से उसके गाल गुलाबी हो रहे थे और उसके चेहरे का ब्यूटी स्पॉट, वो जानलेवा तिल, उसे बेहद हसीन बना रहा था। राज उठते ही उसकी इस बेपनाह खूबसूरती में खो गया। उसने अपनी गहरी नजरों से ऊपर से नीचे तक शीतल को स्कैन किया। राज के इस तरह देखने से शीतल बेचैन होने लगी। वो तुरंत सीधी खड़ी हुई और बोली, उठ जाइए, जीजू का फोन आया था, उन्होंने आधे घंटे में नीचे पहुंचने को कहा है। इतना कहकर वो जल्दी से पीछे मुड़ने लगी, लेकिन तभी राज ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। शीतल के कदम वही ठिठक गए। राज की इस छुअन से उसकी सांसों की गति तेज हो गई। राज ने लेटे लेटे ही शीतल की कलाई को हल्के से दबाया और बोला, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। शीतल ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग, लेकिन ये थैंक यू किस लिए? राज ने एक बार फिर से अपनी गहरी नजरों से देखा। सब कुछ जानने के बाद भी सवाल करना जरूरी है क्या? शीतल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को घूरते हुए कहा, सुबह सुबह ही इतना एटीट्यूड, अब आपके सिर में दर्द नहीं हो रहा? राज उसका हाथ पकड़कर बेड से उठा और बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसके दिल को गहराई से देखा, फिर थोड़ा सख्त होकर बोला, पहली बात तो मुझे इस तरह घूरना बंद करो। दूसरी बात, राज अग्रवाल का स्टाइल सबसे अलग है। उसने शीतल की कलाई को हल्के से दबाकर छोड़ दिया और अगले ही पल अपनी उंगली उसकी नोज को टच करते हुए कहा, सिर दर्द टैबलेट खाने से ठीक हो गया, समझी, इसीलिए थैंक यू कहा। इतना कहकर वो अपने बैग की तरफ बढ़ने लगा। शीतल ने तुरंत कहा, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, देख लीजिए। राज ने पीछे मुड़कर देखा, किसने कहा था तुमसे ये सब करने को? शादी में अभी पूरा 1 महीना बाकी है, तुम तो अभी से बीवी बन रही हो। शीतल ने राज की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोली, मैं तो हमारी सगाई वाले दिन से, जब अर्जुन जीजू ने मुझे सुहाग की चुनरी उड़ाई थी, तभी से अपने आप को आपकी बीवी मान चुकी हूँ, लेकिन आपने मुझे बीवी का हक दिया ही कहाँ है? राज ने पलटकर शीतल को देखा। शीतल अपनी बात कहकर चुप हो गई और उसने अपनी नजरें नीची कर ली। राज 2 मिनट तक चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले वॉशरूम की तरफ चला गया। शीतल ने जल्दी जल्दी राज के सारे कपड़े समेटकर उसे बैग में रखे, फिर वो अपने बालों में कंघी करते हुए मुंह बनाकर बुदबुदाई, टैबलेट खाने से दर्द कम हो गया, सड़ू कहीं के, मैंने इतनी देर तक बैठकर सिर दबाया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला, उसके लिए कोई थैंक्स नहीं। राज ने वॉशरूम से आकर शीतल से बिल्कुल पीछे कदम रोके। उसने अपने गीले बालों को दोनों हाथों से झटकते हुए मिरर में शीतल को देखा और व्यंग से पूछा, मैंने कहा था वो सब करने को? शीतल सकपकाकर जल्दी से राज की साइड से निकलने लगी, लेकिन राज ने फुर्ती से उसकी कोनी पकड़ ली। शीतल के कदम पीछे की ओर बढ़ने लगे। राज ने उसकी आंखों में देखते हुए हाथ छोड़ दिया और उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगा। शीतल घबराहट में पीछे हटती हुई सीधे वार्डरोब से जा टकराई। वो बुरी तरह हकबकाते हुए बोली, आप जल्दी से रेडी हो जाइए ना, सब नीचे वेट कर रहे हैं। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली, अगर हम सबसे लेट पहुंचे तो फिर आप नाश्ता भी नहीं। राज ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही एकदम करीब पहुंचकर अपना एक हाथ वार्डरोब पर टिका दिया और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। राज के इतना करीब आते ही शीतल के दिल की धड़कनों का शोर बढ़ने लगा। राज ने उसके कांपते हाथों को पकड़कर उन्हें वापस वार्डरोब से सटा दिया।
राज की इस दबंग हरकत से शीतल की सांसों की रफ्तार तेज हो गई। वो अटकते हुए बोली, हम हम लेट हो। राज थोड़ा सा उसके चेहरे के करीब झुका, जिससे उसके गीले बालों से पानी की कुछ बूंदें टपक कर शीतल के चेहरे पर गिर गई। एक बार फिर राज की नजरें शीतल के उस जानलेवा तिल पर जाकर टिक गई। राज ने जब उसे बेहद बेचैन नजरों से देखा तो उसे साफ एहसास हुआ कि शीतल का दिल इस वक्त कितनी जोर से धड़क रहा है। शीतल की ये नजदीकी और उसका वो हसीन तिल राज को भी अंदर तक बेचैन कर रहा था। उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और शीतल के गाल पर मौजूद उस तिल को धीरे से टच किया। राज की उस छुअन से शीतल सिहर उठी और उसने घबराहट में अपनी स्कर्ट को मुट्ठी में कसकर जकड़ लिया। राज की नजरें तुरंत उसकी कसी हुई मुट्ठी पर चली गई।